Hello, welcome once again. And in today's session, we will be discussing some important MCQs based on partnership. ठीक है, जैसा कि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इट्स क्लियरली रिटन पार्टनरशिप। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे आपको अच्छे और काफ़ी क्वांटिटी में आपको इससे इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इससे प्लीज़ इग्नोर ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा कि हम अपने सेशन की शुरुआत एक ब्रीफ ओवरव्यू के साथ करते हैं टॉपिक की। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं पार्टनरशिप का। जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, देखिए पार्टनरशिप को अगर हम ब्रेक डाउन करें, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है आप लोग मिल के काम कर रहे हो। ठीक है, मिल के आप लोग काम कर रहे हो तो आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म की। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितने लोगों के मिलने से हम पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहेंगे। देखिए मिनिमम इज 2। और क्या इस पे कोई लिमिट है? मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम इज 50। ठीक है, बट हाँ केस टू केसेस वेरी कर सकता है। बट एज पर आर अंडरस्टैंडिंग 50 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ persons that are allowed to form a partnership, not beyond this। ठीक है, अब जब पार्टनरशिप की बात आई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए इतने लोग मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे ये पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे? देखिए अगर तो पार्टनर्स में आपस में एक बात हुई, एग्री हुआ, कंसेंट के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, तो ये रिटर्न पार्टनरशिप भी हो सकती है या जो रिटर्न ना भी हो। ठीक है, अगर तो पार्टनरशिप को हम रिटर्न डिक्लेयर कर दें, हम कहें कि हमारी पार्टनरशिप जो है एक रिटर्न फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, तो उस केस में अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, तो हम एक डीड बनाते हैं जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड एक सबका आप समझ लो एक टर्म्स एंड कंडीशन जो डिक्टेट करता है किसकी? पार्टनरशिप की। कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या होगा, ठीक है, ड्राइंग्स का क्या होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शंस या जो भी इवेंट्स बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, उसका इम्पैक्ट पार्टनरशिप पे कैसे होगा, तो ये हमें पार्टनरशिप डीड बताता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या पार्टनरशिप डीड इज इट कंपलसरी? ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स वॉलेंटरी। ठीक है, अब फर्म है ए, उसने नहीं बनाई है पार्टनरशिप डीड। तो जब भी कोई फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती, तो याद रखिए उस पे प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे कम इनटू फोर्स। ठीक है, सो जो भी आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस होंगे, हम उसे प्लेस में ले आते हैं अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। ठीक है, और जब भी पार्टनरशिप की बात करें, तो एक मेजर डिफरेंस आप प्लीज समझिए, जिसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? वो है कि देर इज अ टर्म कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस डिसोल्यूशन। जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट इक्वल टू डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? देखिए, अब जैसे पार्टनरशिप है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई बिजनेस पे ऐसा इफेक्ट नहीं होता कि आपने पार्टनरशिप को क्लोज कर दिया। ठीक है, डेसोल्यूशन जो है इस केस में जो आपकी पार्टनरशिप है वो डेट्स एट द वर्ज ऑफ क्लोजर। अब ये बात याद रखना। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन डजंट मीन पार्टनरशिप इज क्लोज डाउन या फर्म हमने बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो पार्टनर्स के बीच में कुछ अगर अरेंजमेंट हो, जैसे तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं, इसमें से सी ने बोला मैं आई एम प्लानिंग टू लीव बिजनेस, सो दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनल रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलिए एक और समझते हैं, ए और बी पार्टनर हैं, उन्होंने सी को बिजनेस में एडमिट किया। ठीक है, सो ऐसे जो इवेंट्स है ना, ये एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, यहाँ पे पार्टनर ने छोड़ दिया रिटायरमेंट, यहाँ पे एडमिशन, तो प्लीज इन्हें हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम डेसोल्यूशन नहीं कहते। डेसोल्यूशन किस केस में होता है? जब बिजनेस ही वाइंड अप हो जाए, फर्म सीजेस फर्म सीजेस टू
एग्जिस्ट। बस ये है मेजर डिफरेंस। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि पार्टनरशिप कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट फॉलो नहीं करता। पार्टनरशिप कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि एज पर पार्टनरशिप जो आपके पार्टनर्स हैं उनके अगर डेट्स जो हैं वो हम उनके प्राइवेट एसेट्स बेच के भी पूरे कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो पार्टनरशिप डजंट गिव्स कंसिडरेशन टू सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर एंड बिजनेस आर नॉट डिफरेंट। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया किसका, पार्टनरशिप का। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है, व्हेन डज द पार्टनरशिप एक्ट एंटर्स इनटू फोर्स इन अ फर्म। तो पार्टनरशिप एक्ट कैसे फोर्स में आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि व्हेन एवर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी। जी नहीं, इफ द मनी यू पुट इन इजंट इक्वल, मतलब कि सपोज करो पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, इसने 50,000 इन्वेस्ट किया और इसने 20,000, तो क्या इस पे हम पार्टनरशिप एक्ट लगा देंगे? जी बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट द बेसिस टू इम्पोज पार्टनरशिप एक्ट। When interest is charged on a drawing, it's called a drawing. Frivolous. Option D. In the absence of partnership deed. If a firm has no partnership deed in force, ठीक है, in the absence of partnership deed, the provisions of Partnership Act 1932 come into picture. So right answer is option D. तो इसका ये मतलब है कि absence of partnership deed gives birth to the provisions of Indian Partnership Act 1932. However, in case a firm has maintained a partnership deed, then there is no need to implement or impose the provisions of Partnership Act 1932. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। Interest has to be charged on all drawings. All of the loans given out will have a fixed interest rate. No interest can be earned on money that is invested. In business, profit and losses are to be split. ठीक है, but which is not included? देखिए, ऑप्शन बी इज इंक्लूडेड, सी इज इंक्लूडेड, डी इज इंक्लूडेड। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर तो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ठीक है, ये केस है आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप का, ध्यान से समझिए। पार्टनरशिप डीड, तो इसमें से कौन सा प्रोविजन नहीं आएगा किसमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में? देखिए, ऑल ऑफ द लोन्स गिवन आउट विल हैव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, एग्जैक्टली दैट इज 6%। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% तक ही आपको लोन पे इंटरेस्ट मिल सकता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो पॉइंट है सी, नो इंटरेस्ट कैन बी अर्नड ऑन मनी दैट इज इन्वेस्टेड, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आपको कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये भी ठीक है। इन बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी स्प्लिट इवनली।
हमेशा याद रखिए, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड equally. So B, C, D, they form the provisions of Partnership Act 1932, whereas option A is incorrect. I hope I have made it very clear. Question number 3 देखते हैं. Entering into a partnership deed, entering into a partnership deed in a partnership firm is necessary in writing, necessary or verbal. So आपसे पूछ रहा है कि क्या पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपलसरी है या नहीं. मैंने आपसे कहा था कि इट इज वॉलेंटरी, नॉट नेसेसरी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. सो अगर इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. बस. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. That is, in the absence of a partnership agreement, that is partnership deed, which of the following rules govern the partnership firm? ठीक है. The profit and losses are shared equally. Absolutely correct. No interest shall be charged on capital. Absolutely correct. Right answer is option C, both A and B. Any change in partnership is called. देखिए अब ये चेंज पूछ रहा है किसमें, पार्टनरशिप में. ठीक है. चेंज, dissolution of a partnership firm, reconstitution of partners, this is a vague term, reconstitution of a partnership firm. अब आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ए और सी में, बट always remember it's reconstitution of partnership firm. Any change in partnership is called reconstitution of a partnership firm. So what are the elements that can cause reconstitution? Admission of a new partner, retirement of an old partner, और डेथ. अब वाई इट्स कॉल्ड चेंज. देखिए अब ऐसे समझते हैं, दो पार्टनर्स थे ए और बी. ठीक है. ये दो पहले पार्टनर थे, तो ये प्रॉफिट एंड रेशियो शेयर कर रहे थे, सपोज करो 1:1 की रेशियो में. तो इन्होंने, अब अगर टेक्निकली देखा जाए, ए का शेयर 50% है, बी का 50%, तो इन्होंने सी को एडमिट किया इक्वल शेयर पे. लेकिन अब सबका प्रॉफिट कम होके 1/3 1/3 1/3. सो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी उसमें चेंज हुआ. जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म थी उसके नेचर में चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ. अब रिटायरमेंट के केस में देखते हैं. पहले 3 लोग थे, 1-1-1. इसमें से ए ने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बढ़ जाएगा. सो दिस इज व्हाट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म इज. या तो एडमिशन की वजह से होगा, या रिटायरमेंट की वजह से, या डेथ की वजह से. ऑप्शन सी. If at the time of admission some profit and loss account balance appears in the books. देखिए ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, और इन्होंने जैसे ही सी को एंटर किया, इन्होंने कहा चलो पुरानी बुक्स को थोड़ा रिवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं, हिसाब किताब नए से स्टार्ट करते हैं. तो उन्होंने क्या देखा, कुछ प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, सपोज करो 10,000. तो बट ये किसका, देखिए सी ने जब एंट्री ली उस टाइम पे इन्होंने इसको रिवैल्यूएट किया और 10,000 आया, उसमें सी बिल्कुल भी शेयरेबल, ये अमाउंट सी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते. ये इस पे किसका हक है, ए और बी का. अब वही पूछ रहा है कि ये किस में ट्रांसफर किया जाएगा. ऑल पार्टनर्स को कैसे करेंगे, सी तो अभी आया. रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से पता चलेगा, ट्रांसफर नहीं करेंगे. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो क्वेश्चन नंबर 7. At the time of admission of a new partner, which adjustments are required? Accounting treatment of goodwill, accounting treatment of accumulated profits, calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. देखिए जब ए और बी पार्टनर्स थे, इन्होंने सी को एडमिट किया, न्यू पार्टनर. ठीक है. और ए और बी का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सपोज कीजिए 1:1, जब सी को भी एडमिट किया सेम रखा इन्होंने 1:1:1. ठीक है. लेकिन अब देखिए क्या हुआ,
ए और बी और सी एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, ठीक है। और ए और बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया है किसके फेवर में, सी के फेवर में। जो जो अमाउंट या जो परसेंटेज भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसे कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। हाँ, अब समझिए, ए बी और सी, सी ने कहा मैं रिटायर हो रहा हूं, तो सी ने अपना शेयर ए और बी को दिया, तो इस केस में होता है गेनिंग रेशियो। लेकिन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों? किसी ने अपना प्रॉफिट का परसेंटेज सेक्रीफाइस किया किसी के फेवर में, लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को देके जा रहा है, तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, if the incoming partner brings the amount of goodwill in cash and also a balance exists in the goodwill account, मतलब कि एक तो हमारे पास न्यू गुडविल लेके आया कोई नया पार्टनर, सपोज करो सी, और सी के आने से पहले कुछ ओल्ड गुडविल भी हमारी बुक्स में थी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस ओल्ड गुडविल का, ठीक है, हम राइट ऑफ करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर, सपोज करो ए और बी। तो जब ए और बी में हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो वो किस रेशियो में करेंगे? रेशियो देखिए, क्यों, प्लीज एक पॉइंट समझिए। ए बी और सी, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था जब ए और बी थे, लेकिन सी के आने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, अगर सपोज करो, चलो एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करो 30,000 एक गुडविल थी, ठीक है। और पहले सी के आने से पहले, ये ओल्ड गुडविल की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग था 1:1, तो इसका मतलब 15,000 ए के और 15,000 बी के, ठीक है। अगर आप कहो नहीं इसमें सी का भी हिस्सा है, सी का हिस्सा तो हो नहीं सकता इसमें, क्यों? क्योंकि उसने अभी ज्वाइन किया है, ये शेयर किसका है? ए और बी का। तो अब हम किसमें इसको शेयर करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं, गेनिंग रेशियो में नहीं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में। तो अगर न्यू में करेंगे तो आपको सी को भी उसका शेयर देना पड़ेगा, जो कि आप नहीं देना चाहोगे। क्यों? क्योंकि सी ने अभी अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। चलिए, when the cash is brought into a partnership by a new partner, then this method is known as revaluation method, no, memorandum, no, option C, that's called premium method. Retiring partner is compensated for parting with the firm's future profits in favor of remaining partner, मतलब कि ए बी सी, सी लेफ्ट और उसने क्या किया, अपना शेयर बी और ए को दे दिया, तो अब बी और ए का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि सी हैज लेफ्ट। सो रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट, कह रहा है कि in favor of the remaining partners, the remaining partners contribute to such कंपनसेशन अमाउंट, मीन्स कि सी को जो कंपनसेशन मिलेगा फर्म छोड़ने का, अपना नाम फर्म से अलग करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से भी बिजनेस में कुछ गुडविल आई होगी, इसकी वजह से भी कुछ इसने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया होगा बिजनेस में। अब जब ये छोड़ के जा रहा है, सो इट इज लाइबल ऑन द पार्ट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज ए एंड बी, टू कंपनसेट सी फॉर हिज रिटायरमेंट। तो अब ये पूछ रहा है कि जब ए और बी, सी, सी हैज लेफ्ट, तो जो इसे कंपनसेशन देना है किसे? सी को, और ए और बी देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो किस रेशियो में देंगे? गेनिंग, कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग या प्रॉफिट? देखिए, ये तो सेक्रीफाइस तो यहाँ हो नहीं रहा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन। अब देखिए, नेचुरल सी बात है, जब सी छोड़ के चला गया, अब पहले सपोज करते ए बी सी तीनों का शेयर था 1:1, सी छोड़ के चला गया, अब इन्होंने कहा इक्वली रखते हैं, तो पहले इसका अगर 33.33% था, अब बढ़ के कितना हो गया? 50%। तो ये जो 50% बढ़ा है, इसे क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो।
सो ए और बी इसी गेनिंग रेशियो में किसको कंपनसेट करेंगे, सी को। इतना सा इस क्वेश्चन का एसेंस है, ठीक है। A, B and C are partners in the ratio of इतना, B wants to retire from the firm, the profit on revaluation on the date was this much, new profit ratio is this। अब ये कह रहा है कि ये जो रिवैल्यूएशन, देखिए पहले रिवैल्यूएशन क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब भी फर्म को लगता है कि जो हमारे एसेट्स हैं या जो हमारे लाइबिलिटीज हैं, हो सकता है उनकी वैल्यू बढ़ी हो या उनकी वैल्यू कम हुई है, तो हम उसे क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। तो जनरली ये कब करते हैं, या तो एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, या रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर तो एडमिशन के टाइम पे किया, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्हें हम उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, और जब भी रिटायरमेंट के बेसिस पे करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पार्टनर्स थे उनको हम पे कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है कि ए बी सी एंड पार्टनर्स ये रेशियो था, और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना हुआ, 36,000 का, ठीक है। तो ए बी एंड सी क्या रेशियो है, 3:4:2, सो 9। इसका मतलब ए का शेयर कितना है, 12,000, ओके, और 34794, इसका शेयर कितना है, 16,000, और इसका शेयर है 8,000, ठीक है। अब वही पूछ रहा है कि जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा किसको कितना मिलेगा, ए को 16 नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे सी और डी, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कह रहा है कि जो सी है उसका इसमें कुछ हिस्सा नहीं है क्या, या बी, अब बी छोड़ के जा रहा है ना, लेकिन बी को भी तो मिलेगा ना, ठीक है। सी एंड डी इज इनकरेक्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फिर कह रहा है ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी इक्वली, बी रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस एंड हिज शेयर इज परचेज्ड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वुड बी। देखिए ये ए, ये बी और ये सी, छोड़ के कौन गया, बी। अब पहले तो देखते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1, यह है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो ए ने और सी ने प्रॉफिट रेशियो किस परसेंटेज या किस रेशियो में परचेज किया, 2:3, ये अभी तक कंडीशन है, ठीक है। अब प्रॉफिट टेकन बाय ए, अगर हम देखें प्रॉफिट टेकन बाय ए, देखिए ए का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3, और इसका न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए और बी, डेट इज 2/5, ठीक है। और अब मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गया ना इसका न्यू शेयर, सॉरी न्यू शेयर नहीं, इतना इसको प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताइए अगर हम न्यू शेयर कैलकुलेट करें किसका, ए का, देखिए ये थोड़ा सा ड्राई क्वेश्चन है। न्यू शेयर अगर हम कैलकुलेट करें ए का, डेट इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, तो ये जो इसका यहाँ पे आप देख रहे हो, ये गेनिंग रेशियो आप इसे कह दो, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो डेट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। और यहाँ पे उसे गेन कितना हुआ, अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 2/15, 1/3 प्लस 2/15, अगर एलसीएम ले 15 तो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सी का भी कैलकुलेट करोगे वो आएगा आपका 8/15, ठीक है। 15 15, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7:8। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछ भी सकता है, क्योंकि फंसने वाला क्वेश्चन है ये। On the retirement of a partner, the capital account of the retiring partner will be credited with goodwill of the firm, share of goodwill of the remaining partners का क्यों होगा, his या her share of goodwill, option C। AS and R partners having
sharing profit and ratio in the 7:5:4, R died on this much date and profits for the year. अब देखो क्या हुआ, A, S and R are three partners sharing profit and ratio in the ratio of 7:5:4. R जो है he died on 30th June 2019. अगर टेक्निकली देखा जाएगा R has given his services to business for only one quarter, that is April, May and June. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट था इस साल के लिए वो था 12,000 प्रॉफिट आया। बिल्कुल, प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 12,000। तो अगर हम नॉर्मली देखें, चलो कहें कि आर की डेथ नहीं हुई नॉर्मली, तो इससे कितना मिलता, इससे मिलता 16 इज इक्वल टू आर का शेयर होता जी 3,000, यह होता बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ये एक ही क्वार्टर सरवाइव कर पाया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो एक क्वार्टर का शेयर कितना बना, 750। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल प्रॉफिट जो इसका शेयर बनना था वो तो बनना था 3,000, लेकिन इसमें से सिर्फ ये एक ही क्वार्टर सरवाइव किया, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, उससे डिवाइड कर दिया 750। At the time of dash, revaluation account is prepared. Retirement, death, admission, all of the above. The realization account is debited with dash on the dissolution. अब देखो dissolution क्या है, जब फर्म एक पूरी तरह से फर्म का दिवाला निकल गया या पार्टनर्स का दिवाला निकल गया, फर्म सीजेस टू ऑपरेट, फर्स्ट पॉइंट। अब उस टाइम पे ही सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होता है, प्लीज कीप इन माइंड, realization account is prepared only at the time of dissolution। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है कि will is debited with, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या देखते हैं, कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज is debited with all assets that are to be realized, option A। Question number 18, that is when unrecorded assets are taken over by a partner, they are shown in credit side of realization account। ठीक है, then if the total assets are rupees 3,35,000, external liabilities 35,000, the amount of partners capital will be rupees 3 lakh। The question here is unrecorded liabilities when paid are shown in, that is debit side of realization account। So this was about today's session and मिलते हैं next video में। In next video we will be discussing some MCQs on trial balance, ठीक है। After that financial statements। So till then take care, stay blessed।